चलिए, तो आज आपका लास्ट टाइम स्क्वायर वगैरह मैंने आपको बताए थे, मल्टीप्लिकेशन बताया था, है ना, और उसके अलावा क्यूब निकालना सिखाया था। ठीक है, अब आज थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो कि जो मैंने आपको स्क्वायर वगैरह लिखाया था ना, इस पे एक बेसिक सा प्रश्न कई बार पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको एक तो मैंने कहा था कि भाई देखो, आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि आपको कम से कम देखो, अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो 50 तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर आपको स्क्वायर टकरेंगे, और स्क्वायर मैथ्स में ही नहीं, रीजनिंग में भी टकरते हैं। कई बार रीजनिंग में स्क्वायर पे बेस्ड सीरीज आती है, और जब स्क्वायर पे बेस्ड सीरीज होगी तो भैया अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तभी तुम पकड़ पाओगे, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि भाई 50 तक तो आपको स्क्वायर बाय हार्ट याद हो जाए। कोई आपसे पूछे कि आपका, या कहीं पे भी जब क्वेश्चन करोगे स्क्वायर टकरे, तो आप फटाफट कर पाओ। तो इसलिए आपको 50 तक तो, क्योंकि देखो अगर अच्छी पकड़ बनानी है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक तो आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, फिलहाल चलो क्यूब की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी क्यूब का रोल नहीं है खास, क्यूब का रोल बाद में आएगा। तो क्यूब तो चलो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप 50 तक स्क्वायर याद करो। अगला आपको जो है टेबल ढंग से याद होने चाहिए 20 तक के, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई वगैरह ये चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। तो तब आपको मैथ्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप फटाफट क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको देखो जो स्क्वायर लिखाए थे, तो इस स्क्वायर पे बेस्ड एक अक्सर पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, या कई बार ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दो टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, छोटे से क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। अगर जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो इजीली कर लेगा कि इनमें से कौन सी संख्या वर्ग है या कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाई निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग है। अब अगर मैंने कह दिया कि कौन सी संख्या एक वर्ग है, तो 142884 एक ऑप्शन आपके पास। अगला है आपका 207948। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है आपके पास 300306, और फिर आपका अगला ऑप्शन है 418654। अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, एक तो होता है बेसिक तरीका कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या वर्ग है। कैसे करें पता, तो सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जैसे इसी को एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊं कि मैंने कहा 64, दूसरा मैंने कहा 84, तीसरा मैंने कहा आपका 81, और चौथा मैंने कह दिया आपका 144। अब इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जाहिर सी बात है 84 नहीं है। कैसे, अरे इसका, अब ये मत बोलना कि ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर सब थोड़ा होंगे तुम्हें याद, स्क्वायर सारे स्क्वायर याद थोड़ा होंगे। तो छोटे छोटे तो चलो तुम्हें याद है, तुम्हें पता है कि ये 8 का स्क्वायर है, आपको पता है ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का है। तो तरीका क्या होता है, वर्गमूल निकाला जाता है, और जब आप 64 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 8 आएगा। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका 9 आएगा। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12 आएगा। लेकिन जब आप 84 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये डेसिमल में जाएगा, परफेक्ट, क्योंकि 84 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, 9 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप 84 का वर्गमूल निकालो। क्योंकि आपका क्या है, स्क्वायर रूट डेसिमल में भी तो निकलते हैं, वर्गमूल में भी निकलते हैं। अब कैसे निकलते हैं वो बाद में बताएंगे हम, जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल निकलता कैसे है। तो एक तो बेसिक मेथड होता है कि जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बात एक ही है। अगर है बोलेगा तो कोई एक होगा, 3 नहीं होंगे, और अगर बोलेगा कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा, 3 होंगे और एक नहीं होगा। तो एक तो बेसिक तरीका ये होता है कि हम क्या करें भाई, जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनका स्क्वायर रूट निकालें, लेकिन वो पेपर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर में बड़े बड़े नंबर होंगे। जैसे मैंने ये दे रखा आपको कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने कहा कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है। अगर बेसिक तरीके से चलोगे तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे।
फिर इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, तो होगा क्या? यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो कोई एक जो होगा उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 3 का नहीं निकलेगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखना आप कि जब भी कभी किसी संख्या के अंत में, 2 चीजें याद रखना, किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी अंक होता है तो वो नंबर कभी भी किसी का वर्ग नहीं होता। आपने स्क्वायर लिखे होंगे, 50 तक स्क्वायर लिखा है मैंने, निकालने भी सिखाए, लेकिन आप 50 तक के स्क्वायर में देख लो जरा, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ना तो 2 दिखेगा, ना ही आपको 3 दिखेगा, ना ही आपको 7 दिखेगा, ना ही 8 दिखेगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नंबर आ जाए, वो नंबर कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट या उसका यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 हो सकता है, ना कभी 3 हो सकता है, ना कभी 7 हो सकता है, ना कभी 8। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बाहर। क्यों? इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा? 8। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो ये बाहर। लेकिन अभी भी 3 है, अभी भी 3 है। तो एक कॉन्सेप्ट और समझो स्क्वायर पे बेस्ड, क्योंकि मैंने अभी स्क्वायर लिखाए हैं लास्ट टाइम आपको, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिखे, जो नए हैं वो नोट कर लेना फिलहाल कहीं से, वो मैं एक दिन समझा दूंगा कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं, ठीक है, और स्क्वायर याद करने का मेथड क्या है। जो नए हैं मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग का ज़्यादा नहीं हो रखा भी। हाँ, अब हमने 1 या 2 दिन की क्लास कर रखी है अभी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन सिखाई है, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जिनका छूट रखा है वो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। तो स्क्वायर पे बेस्ड पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका कभी भी यूनिट डिजिट ना तो 2 होता है, ना तो 3 होता है, ना तो 7 होता है, ना तो 8। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी एक हो जाए तो समझ जाइए कि वो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, उनके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट वो हमेशा जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर होते हैं ना, उनके लास्ट 2 डिजिट होते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के जो आखिरी के 2 अंक होते हैं वो होते हैं 1 से 24 का स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर होने चाहिए। अब 1 का स्क्वायर 1 मतलब 01, क्योंकि मैं लास्ट के 2 डिजिट बोल रहा ना, 1 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 1 को हम 01 एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 यानी 04। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप ध्यान समझना ये बात, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे 01, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 04, 3 का स्क्वायर 9, 09, 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी 2 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट में आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 00, छोड़ दो उसको, 00 में तो पहचान ही लोगे। फिर 11 का 121, लेकिन 21 लास्ट के 2 डिजिट, 11 का स्क्वायर 121, लास्ट के 2 डिजिट 21, 12 का 144 44, 13 का 169 69, 14 का 196 96, 15 का 225 25, 16 का 256 56, 17 का 289 89, 18 का 324 324 तो 24, 19 का 361 तो 61, बाकी 20 का 400 00, छोड़ दो उसको भी, 21 का 441 तो 41, 22 का 484 तो 84,
ठीक है। फिर आपका 23 का 529 तो 29, 24 का 576 तो 76, बस। इसके बाद फिर रिपीट होंगे। 25 का 625 रिपीट नहीं होगा। 26 का 676 तो 76 आपका जो है वो आपका 24 में आपका जो है, ठीक है, सॉरी ये ठीक है। ये 29 क्या था, 12 का कहाँ तक आए थे हम, 19 का 361 नहीं, 19 का, एक मिनट रुक जाओ, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है 25 है, 26 है, 26 में 676 होगा, 26 में क्या होगा 676, तो ये सब रिपीट होंगे, ये सब आपके रिपीट होंगे। तो यानी जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट यही होंगे। अब आ जाओ यहां देखो, तो अब इसमें था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट 2 डिजिट 06, 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 06 नहीं होता। इसका लास्ट 2 डिजिट 54 है, 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 54 नहीं होता। तो यानी इस हिसाब से ये दोनों भी बाहर हो गए। तो फाइनली बचा ये 142884, और इसका तुम देख रहे भी होंगे लास्ट 2 डिजिट क्या है आपका 84, लास्ट 2 डिजिट क्या है 84। और अगर 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर की बात करें तो भाई आपके 1 से 24 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आपका क्या है 84 बनेगा आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है आपका कई बार पेपर में, ठीक है, जैसे ये है 84 आपका किसके स्क्वायर में आ रहा है 22 के स्क्वायर में आ रहा है 500, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब भी कभी, ठीक है, 484 मतलब, तो कहने का अर्थ है कि अगर आपसे, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपरों में कई बार आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, या आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर आए कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो भाई एक तरीका तो ये है बेसिक तरीका कि हम सबका स्क्वायर रूट निकालें, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सीधा पहले तो ये देखना कि ऐसा कोई नंबर तो नहीं है कि जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, क्योंकि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है तो एक तो वो भी कभी किसी का स्क्वायर नहीं होता, और दूसरी बात 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर है, ठीक है, उसके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर, उसके आखिरी के 2 अंक 1 से 24 तक के जो स्क्वायर के 2 अंक होते हैं ना वो होते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई आपका जैसे ये 84 है, ये तो है, लेकिन यहां पे देखो आखिरी के 2 अंक 06, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 06 नहीं होता। फिर इसमें आपका 54 है, और 54 की बात करें तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी के भी लास्ट 2 डिजिट 54 भी नहीं होते। तो यानी इस हिसाब से, ठीक है, ये तो तुमने पहले झटके में आउट कर दिया था और फिर ये दोनों भी आउट हो गए, तो डेफिनेटली ये होगा किसी ना किसी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका जो है किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। और अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका निकल जाएगा कितने का है 22 नहीं, पूरा, ठीक है, मेरे ख्याल से 378 का आएगा, ठीक है, 378 का बनेगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ये 378 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो याद रखना आपका कि एक क्वेश्चन आता है पेपर में बेसिक प्रश्न स्क्वायर पे बेस्ड, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है या निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीका यही है कि पहले तो आप एक काम करो कि चारों ऑप्शन में से देखो कि क्या किसी का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई तो नहीं है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 दिख रहा तो आउट। और अगला देखो कि जो ऑप्शन है भाई आपका इनके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 1 से लेकर 24 का जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका स्क्वायर पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं तुम्हारे डिविजिबिलिटी के रूल पे कि अगर जब भी कभी डिवाइड वाली बात आए, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी पे भी बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन भी बनते हैं। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो भाग भूग भी देना पड़ेगा, और जब डिविजिबिलिटी की बात आएगी, भाग देने की बात आएगी,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हैं, और अगर हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता हैं तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि कौन नंबर किससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिविजिबिलिटी के रूल नहीं पता तो फिर दिक्कत आती है, हमें पता ही नहीं चलता कि इस नंबर में किसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और अक्सर कैलकुलेशन में तुम पाओगे कि भाई अगर आप देखोगे कि बार बार कई बार भाग देना पड़ता है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं चलता इसमें कि अब हम 5 का भाग देने पे लगे हुए हैं, हम 6 का भाग देने पे लगे हुए हैं, हम 7 का भाग देने पे लगे हुए हैं, हम ऐसा करते रहते हैं, कई संख्याओं का भाग देते हैं। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। पहली बात तो यानी डिविजिबिलिटी के रूल जो हैं वो एक तो कैलकुलेशन में भी काम आते हैं, दूसरा जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, ये डिविजिबिलिटी के रूल जो होते हैं उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में कई प्रकार के। तो इसीलिए आपको देखो डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए। अब डिविजिबिलिटी के रूल क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2 का रूल, कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, है ना। अब खैर ये तो बेसिक है, सभी को पता होगा कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलता है? हाँ, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। अगर यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो, यूनिट डिजिट विल बी इवन। और अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपका जो है इवन है तो इसका मतलब वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 79834, अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? आप इसका यूनिट डिजिट उठाओ, और यूनिट डिजिट क्या है? 4, और 4 क्या है? इवन नंबर। 4 क्या है? इवन नंबर। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन हो तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। या 0 कर दो तो अब भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल। क्यों? क्योंकि 0 भी ध्यान रखना एक इवन नंबर होता है। हाँ ठीक है, 0 भी क्या होता है? एक इवन नंबर, सम संख्या होती है। 0 भी हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन हो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वो संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा? नंबर का यूनिट डिजिट देखो, और अगर नंबर का यूनिट डिजिट इवन है तो इसका मतलब वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इवन का अर्थ 0 भी इंक्लूड है। 0 भी ध्यान रखना एक इवन नंबर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 3 का, साथ साथ नोट भी कर लो। हाँ रूल, ठीक है। 2 का रूल क्या है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर विल बी इवन देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर विल बी 0 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो कब होगा? अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर। ठीक है, अगर नंबर का यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर अगला है 3 का, कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो 3 का रूल है क्या है? हाँ, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। इफ सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा जो है 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो यहीं पे एक एग्जांपल,
अब ये 7983 एक नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका क्या करो आप, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 7 और 9 कितना, 16, ठीक है। 16 8 कितना, 24, और 24 और 3 कितना, 27। अब इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो आपका कितना आ रहा, 27। तो आप मुझे बताओ क्या 27 3 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो डेफिनेटली नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। या 5 4 1 2 6 एक नंबर है। अब 5 4 1 2 6 एक नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो इसका सम ऑफ डिजिट करो। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 6 18। तो इसके अंकों का योग बन रहा कितना, 18। और जब अंकों का योग 18 है तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और जब 18 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसमें 3 का डिवाइड देंगे तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका यह भी है, जरूरी नहीं है कि तुम अंकों का योग करो। यहां देखो, टोटल करने में कई बार आपका दिक्कत भी आती है। 3 3 के मल्टीपल बना के आउट भी कर सकते हो। 3 के मल्टीपल बना के आउट, जैसे 3 का मल्टीपल 9 है, आउट। 8 ये 1 इससे ले लो, 9 आउट, बचा 2, 2 यहां से, 7 यहां से, 9 पूरे पूरे मल्टीपल बने। 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बनाओ, और अगर 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो इसका मतलब तब भी नंबर डिविजिबल है। या तो मैंने कहा सम ऑफ डिजिट कर लो, लेकिन कई बार जोड़ने में दिक्कत भी आती है, मैं थोड़ा और बड़ा नंबर ले लूं, कब तक जोड़ोगे। तो बजाय जोड़ने के आप क्या करो, 3 के मल्टीपल बनाओ इसमें, और अगर 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल है। 3 के मल्टीपल मतलब जैसे 6 9 इस टाइप से, जैसे 1 9 ये दिख रहा था, 9 3 का मल्टीपल है तो आउट कर दो इसको। ये 8 है, 1 इससे ले लो, 9 हो गया आउट, बचा 2, 3 से 1 लिया ना, 8 और 1 9, 2 बच गया, और 7 ये था, तो 2 और 7 कितना, 9 आउट। या यहां देखो 3 के मल्टीपल 6 आउट, 3 का मल्टीपल 4 2 6 आउट, 5 और 1 6 आउट। 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बन गए, कुछ भी नहीं बचा, बचना नहीं चाहिए। अगर बच जाएगा कुछ तो इसका मतलब फिर आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो आप सम ऑफ डिजिट करो, अंकों का योग करो, या 3 के मल्टीपल बना के आउट कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे आपका 6 बन गया आउट, फिर आपका 4 और 2 6 आउट, 5 और 1 6 आउट, तो 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बने। ऐसी 8 4 3 9 4 6। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो या तो पूरा जोड़ दो, 8 4 12 3 15, 15 और 9 आपका कितना, 24, 24 और 4 कितना आपका 28, और 28 और 6 कितना 34। अब 34 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर मैंने कहा जोड़ने के बजाय आप क्या करो कि इसको 3 3 के मल्टीपल बना के आउट। 3 का मल्टीपल 3 आउट, 3 का मल्टीपल 9 आउट, 3 का मल्टीपल 6 आउट, ठीक है। 4 और 2 6 आउट, 2 बच गया, 8 और 1 9 आउट, फिर भी 1 बच गया। अब कहां बना 3 का पूरा मल्टीपल, फिर भी कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने चाहिए, बचना कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। 3 के अगर पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और अगर कुछ बच जाए तो इसका मतलब फिर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा इसमें था कि 9 था 3 था, 9 3 का मल्टीपल है आउट, 3 3 का मल्टीपल है आउट, 6 3 का मल्टीपल है आउट, 4 ये था, 2 इससे लिया 6 आउट, बच गया 2, और 8 और 1 9, फिर भी 1 बच रहा है। 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने के बावजूद 1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने चाहिए, ठीक। तो 3 का रूल जनरली क्या बोलते हैं हम, कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट आपका जो है डिविजिबल बाय 3, और इफ सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। या फिर 3 के पूरे पूरे मल्टीपल बनने चाहिए, ठीक है। अगर संख्या में 3 के पूरे पूरे मल्टीपल हैं तो वो नंबर भी आपका हमेशा 3 से विभाजित होगा, ठीक है।
अगला है 4 का। अब कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो 4 का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? हाँ, 4 से डिविजिबल या 0। ठीक है, 0 भी बात वही हुई। तो अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, या जिनको हम यूनिट टेंस, इकाई दहाई भी बोलते हैं, ये दोनों या तो 4 से विभाजित हो जाए या फिर ये दोनों क्या हो? 0। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाजित हो, और अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 0 या 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल होती है। जैसे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, 3, 7, 8, 9, लेकिन लास्ट में 2 अंक ऐसे लिख लो कि जो 4 से डिविजिबल हो, और तब तुम पाओगे कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से लिखा, मुझे थोड़ा पता ये 4 से होगा नहीं होगा, पर लेकिन मैंने क्या किया, 4 अंक तो कुछ भी लिख ले, 3, 7, 8, 9, लेकिन आखिरी के 2 अंक ऐसे ले लिए जो 4 से डिविजिबल है। आखिरी के 2 अंक मतलब 24, 24, और अब ये जो 24 है ये 4 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, आखिरी के 2 अंक, या इनको इकाई दहाई भी बोलते हैं, यूनिट टेंस, तो ये दोनों या तो 0 हों या 4 से विभाजित हों तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी। तुम खुद चेक करके देख लो। अभी तो तुम केवल लास्ट के 2 अंक देख रहे। अगर पूरा पूरा डिवाइड दोगे 4 का, तो भाई 4 का डिवाइड दोगे, 4 नंबर 36, ठीक है, 1 बचेगा 18, फिर 4 चौको 16, 2 बचेगा 29, फिर 4 सता 28, 1 बचेगा 12, 4 तियां 12, 4 एकम 4, गया पूरा पूरा। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो या 0 हो, अगर ये दोनों 0 हो जाए ना तो भी नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, या जिनको हम इकाई दहाई बोलते हैं, ये या तो 0 होने चाहिए या 4 से विभाजित होने चाहिए। और अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 0 हो जाए या 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? उसके लास्ट 2 डिजिट पकड़ो केवल, और अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, या 0 हैं, तो दैट मीन्स वो नंबर हमेशा आपका क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बाकी 5 का तो पता ही है, बेसिक है ना, कि 5 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है, तो 5 का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 का नोट हो गया कि लास्ट के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए? 0 या 4 से विभाजित। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 4 और विल बी 0, तो वो नंबर जो है, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। यदि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाजित होती है। ठीक है, बाकी 5 का लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 5 में क्या है कि इकाई अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट होता है वो या तो 0 होता है या तो 5। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौको 20, तो यूनिट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई भी है तो वो नंबर डेफिनेटली आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 पे, कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो 6 का रूल क्या है? हाँ, तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या जो है हमेशा 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी। ठीक है, नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और नंबर आपका 3 से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा, या 3 से हो रहा 2 से नहीं हो रहा, दोनों से होना चाहिए। नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और नंबर 3 से भी होना चाहिए। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमेशा 6 से भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक नंबर
अब ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे पता? तो पहले चेक करो कि क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से होगा, नहीं तो 6 से नंबर डिविजिबल हो ही नहीं सकता। अब जैसे इसको हम चेक करते हैं कि ये नंबर आपका जो है डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर आपका जो है 2 से डिविजिबल है, क्यों? यूनिट डिजिट इवन है। 2 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट इवन। तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, तो यानी 2 से डिविजिबल है। अब चेक करो कि 3 से है कि नहीं है, क्योंकि 2 से तो है पर 3 से भी होना चाहिए, और जब ये 3 से होगा तभी ये 6 से भी होगा, क्योंकि 6 का रूल है कि 2 and 3 बोथ, 2 और 3 जो है दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो यानी ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, परंतु अब चेक करते हैं 3 का। अब मैंने 3 का सिंपल तरीका बताया, जोड़ा मत किया करो, हाँ जोड़ा मत किया करो, सीधे 3 के मल्टीपल बना के आउट। 6 बन गया आउट, ठीक है। 3 का 1 3 दिख रहा है, 4 और 2 आपका क्या दिख रहा है? 6, ठीक है। 7 5 12, 3 का मल्टीपल ही तो है 12 भी, तो यानी ये नंबर आपका क्या है? 3 से भी डिविजिबल है। और अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से है तो डेफिनेटली ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर आप इसमें 6 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर आपका 3 से भी है। अगर 6 का दोगे तो देखो जाएगा, 6 नंबर 54, कितना बचा? 3, 34 हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद दोगे 6 पंजा 30, कितना बचा? 4 43, 6 7 42, 1 बचा 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 कम 6, गया पूरी बात, ठीक है। तो यानी ये नंबर आपका क्या है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर डेफिनेटली आपका क्या है? 6 से डिविजिबल। अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, जैसे यहाँ पे 3 कर दूं, अब नहीं होगा ये 6 से, अब 6 से नहीं होगा डिविजिबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट क्या है? इवन, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन अब तुम पाओगे ये 3 से नहीं है। देखो 3 के मल्टीपल 6 आउट, 3 बन गया आउट, फिर 3 बन गया आउट, 5 और 4 9 बन गया आउट, 7, 3 दूनी 6, फिर भी 1 बच रहा, 7 आपका क्या है? 3 दूनी 6, 1 नहीं बच रहा। तो यानी अब तुम देखोगे इसमें 6 का भाग दोगे जाएगा ही नहीं। 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 3 बचा 34, 6 पंजा 30, 4 बचा 43, 6 7 42, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 16। कहाँ जाएगा 16 में 6 का डिविजिबल? 6 का डिवाइड जाएगा ही नहीं 16 में। तो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होता है जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या हमेशा 6 से भी डिविजिबल होता है। और अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, या 1 से है 1 से नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है 6 का रूल कि यदि कोई संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा 6 से भी विभाजित। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अब बात करते हैं 7 का, कि 7 का रूल क्या है। तो 7 के रूल पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम बात करेंगे 7 की 3 कंडीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस पे पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। रूल हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि 7 का रूल इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। 7 की कंडीशंस हैं कुछ, और वो जो 7 की कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पेपर में डायरेक्ट कंडीशन पूछ लेता है, और कई बार जो 7 की मैं कंडीशन बताऊंगा 3, उन पे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो इसलिए 7 का रूल नहीं है उतना इंपॉर्टेंट जितना 7 की 3 कंडीशन है। अब वो 7 की 3 कंडीशन क्या क्या है जो पेपर में आती हैं, जिन पे क्वेश्चन। तो पहला कंडीशन है कि यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, यदि कोई नंबर एक ही डिजिट के 6 टाइम की रिपीटिशन से बना हो, कोई नंबर हो और वो किसी डिजिट के 6 टाइम की रिपीटिशन से किसी अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बना हो, तो ऐसी संख्याएं
हमेशा 7 से विभाजित होती है। जैसे ये एक नंबर है 2,22,222। अब ये जो नंबर बना है ये कैसे बना है, किसी एक अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति। क्यों, मैंने 2 लिया और इस 2 को 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो एक अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति से बन रखा है। या जरूरी नहीं 2, 1 1 1 1 1 1 ले लो, कोई भी अंक ले लो और उसको 6 बार लिख लो आप। 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, कोई भी संख्या आता है डायरेक्ट पेपर में कि निम्न में से या यदि कोई संख्या किसी एक अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं निम्न में से किससे विभाजित होंगी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी दे दिया आपका 7 11, ठीक है, ऑप्शन डी 7 11 13। तो अगर कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो याद रखना कि ऐसी संख्याएं जो होंगी वो हमेशा 7 से विभाजित होंगी, परंतु ऐसी संख्याएं हमेशा 11 और 13 से भी होती हैं। सिर्फ 7 से ही नहीं, ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमेशा 11 और 13 से भी होते हैं। तो इसका मतलब कि यदि कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी 7 11 13, क्योंकि ऑप्शन में ओनली 7 भी देगा, वो ऑप्शन में ओनली 7 भी देगा। हो सकता है आपका 7 एंड 11 भी लिख दे, हो सकता है 7 एंड 13 लिख दे, और एक होगा 7 11 एंड 13। ना तो पर्टिकुलर 7, ना पर्टिकुलर 11, ना पर्टिकुलर 13, ना 7 एंड 11, ना 7 एंड 13, बल्कि 7 11 13 तीनों से होता है। ठीक है, मिलेगा ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपरों में मिलेगा। अभी और 2 कंडीशन है इस पे कि अगर कोई एक संख्या, कोई नंबर किसी एक ही अंक के 6 बार की रिपीटिशन से बना हो, कोई भी नंबर अगर किसी एक अंक के 6 बार की रिपीटिशन से बना हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा 7 11 13 तीनों से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि जैसे कोई अंक है 2 और इस 2 को तुम 6 बार लिख दो। कोई अंक है 1 को 6 टाइम लिखो, आप 3 को 6 टाइम लिखो, आप 4 को 6 टाइम लिखो, आप 5 को लिखो 6 टाइम, किसी भी अंक को 6 बार लिख दो। और अगर कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की रिपीटिशन से बना हो, 6 बार की पुनरावृत्ति से बना हो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा 7 11 13 तीनों से होती हैं। पहला रूल। दूसरा रूल 7 का, ठीक है, नोट भी कर लो, हाँ, इसको लिख दिया कि नंबर कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट के 6 टाइम रिपीटिशन से, किसी एक ही अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से। और अगर कोई संख्या किसी एक ही अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनता है तो ऐसे नंबर हमेशा 7 11 13 से। एक तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है, कभी कभी घुमा के भी पूछता है थोड़ा, अभी आएंगे उस पर, पहले सेकंड कंडीशन समझते हैं। 7 की सेकंड कंडीशन है कि यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, 2 डिजिट 3 टाइम, ठीक है, इफ अ नंबर मेड बाय 2 डिजिट 3 टाइम, कोई संख्या 2 अंकों के 3 बार की रिपीटिशन से बना हो, और अगर कोई नंबर 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बना हो, इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट 3 टाइम, ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये भी हमेशा 7 से विभाजित होते हैं। 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से, 2 डिजिट 3 टाइम, इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट 3 टाइम, ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो हमेशा 7 से विभाजित होंगे। तो ठीक है, जैसे 25, 2 और 5 2 अंक है ना,
25 25 25, 2 डिजिट 3 टाइम, जरूरी नहीं 25, कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो। 12 12 12, 2 अंक 3 बार, 2 अंक 3 बार, ये एक नंबर है। क्या है ये नंबर? 1,21,212, 1,21,212। ये नंबर है 2,52,525। पर ये नंबर कैसे बन रखे हैं? 2 डिजिट 3 टाइम, 1 2, 2 अंक है ये, 1 और 2, 2 अंक है, और फिर यही 2 अंक, और फिर यही 2 अंक, तो 2 डिजिट 3 टाइम, 2 अंक 3 बार। और अगर कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा 7 से विभाजित है। तुम इसके अलावा कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, तुम ले लो 3 6 3 6 3 6, तो 2 अंक 3 बार। ठीक है, इस पे भी आता है पेपर में क्वेश्चन कि यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा विभाजित होंगी। या कभी कभी ऐसा लिख देता है कि यदि कोई संख्या एक्स वाई के रूप में हो, एक्स वाई के रूप में, इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई, मतलब अरे एक्स एक अंक है, वाई एक अंक है, तो एक्स वाई 2 अंक, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई, तो ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, या 7 11, या 7 13, कुछ भी लिख दे। ठीक है, ऑप्शन सी लिख दिया 7 13, ऑप्शन डी लिख दिया 7 11, या 7 11 13, वो उस पर मर्जी वो क्या बनाता। तो ऐसी संख्याएं याद रखना हमेशा 7 और 13, खाली 7 नहीं, वो तो अभी मैंने बोला नहीं ना, पहले सब बता दूंगा, तुम एकदम नहीं पकड़ लोगे, कभी कभी रोक के भी रखनी चाहिए कुछ चीज़ें। तो ऐसे नंबर जो होते हैं सिर्फ 7 से नहीं 13 से भी होते हैं, 7 और 13 दोनों से होते हैं। यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के, ठीक है, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, 2 डिजिट 3 टाइम, तो ऐसे जो नंबर हैं वो हमेशा 7 और 13 से विभाजित होते हैं। तुम चेक करके देख लो अगर चाहो तो। जैसे किसी को भी ले लो, चलो 12 12 12 ले लो, पहले 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7, 5 बचेगा 51, है ना, 7 7 49, 2 बचा 22, 7 21, 1 बचा 11, 7 एकम 7, बचा 4 42, 7 छके तो गया 7 से। अब तुम 13 से करके देख लो। ठीक है, 13 से करोगे तो 13 का भी जाएगा डिवाइड, 13 का दोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 नमा 117। थोड़ा टेबल भी याद कर लो भाई, मैं तभी तो कह रहा, अरे मैथ्स में है ही क्या और, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो समझ ही लोगे, कॉन्सेप्ट तो तुम समझ ही जाओगे, पर लेकिन मेन फंसोगे कैलकुलेशन में। क्वेश्चन कर रहे हैं, अब भाग देने की बारी आई, टेबल नहीं आ रहा, गुणा करने की बारी आई, टेबल नहीं आ रहा, तो फंसेंगे तो वहीं, फिर वहीं फंसेंगे। तो जब 13 का डिवाइड दोगे तो 13 नमा 117। ठीक है, अब 117 ये कितना है? 121, तो कितना बचेगा? 4 42, फिर 13 3 39, कितना बचेगा? 3, फिर आपका 31, फिर आप दोगे कितनी बार? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 बचेगा 52, 13 चौको 52, तो कंप्लीट गया डिवाइड, कंप्लीट गया। तो अगर कोई नंबर किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमेशा 7 और 13, बात तो हम 7 की कर रहे हैं पर लेकिन साथ में 13 से भी होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्या हमेशा 7 और 13 दोनों से होती हैं। और अगर सिंगल डिजिट 6 टाइम हो तो आपका 7 11 13, 7 11 13 तीनों से होते हैं। आप इसमें 7 का देना जाएगा, आप 11 का देना जाएगा, आप 13 का भी देके देखना जाएगा, कोई भी नंबर बना लो ऐसा जाएगा ही जाएगा। तो अगर सिंगल डिजिट 6 टाइम तो 7 11 13, ठीक है, 2 डिजिट 3 टाइम तो 7 13। तो सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल कि अगर कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, यदि कोई संख्या
किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं भी हमेशा 7 से विभाजित होंगी। यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं भी हमेशा 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के पुनरावृत्ति से बनी हो, तो जैसे 3 अंक 2 5 3 और फिर हमने लिख दिया 2 5 3, वह 253 3 अंक है, 2 5 3 3 डिजिट और फिर वही 3 डिजिट लिख लिया दोबारा, तो 2 5 3 2 5 3। तुम कुछ भी बोल लो अपनी मर्जी से, बोलो जैसे 3 अंक 1 8 7 9 8 7 9, कुछ भी लिख लो, सोच क्या रहे ज्यादा, मैं क्या बोल रहा, कुछ भी बोल लो। 3 अंक ले लो पर 2 बार लिखना, ठीक है, कोई भी 3 अंक लो और 2 टाइम लिखो, 8 7 9 8 7 9, 3 9 4 3 9 4, 5 4 6 5 4 6, कुछ भी बोल लो, 3 अंक 2 बार। और अगर कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनती है, कोई नंबर 3 डिजिट के 2 टाइम से बनता है, तो ऐसे जो नंबर होंगे ये भी हमेशा 7 से डिवाइड होंगे, परंतु साथ ही साथ 11 और 13 से भी होंगे, साथ ही साथ 11 और 13 से भी होंगे। तो इस पे भी आ जाता है कि यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी। अब ऑप्शन में हो सकता है ओनली 7 लिख दिया, हो सकता है ओनली 11 लिख दिया, हो सकता है 7 11 लिख दिया, या 7 13, और एक होगा 7 11 13। तो अगर 3 अंक 2 बार हों तो ऐसे जो नंबर हैं वो 7 से तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में 11 और 13 से भी होते हैं। तो यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो हमेशा 7 11 13 से विभाजित होती है। तो अब देखो 3 कंडीशन बताई और इन तीनों कंडीशन पे पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जैसे दे देगा कि पहला मैंने कहा बना देगा कि यदि कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी, तो 7 11 13। या कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि यदि कोई संख्या x x x x x x के रूप में है, मतलब अरे x अगर कोई नंबर, तो ये 6 बार नहीं दिख रहा आपको, x 6 टाइम दिख रहा, y लिख दो 6 बार y y y y के फॉर्म में हो। कई बार ऐसे भी देता है कि यदि कोई संख्या इस रूप में है x x x x x x के रूप में है तो ऐसी संख्याएं हमेशा विभाजित होंगी। तो ना तो पर्टिकुलर 7 बोलेंगे, ना पर्टिकुलर 11, ना 7 11, ना 7 13, बल्कि 7 11 13 तीनों से। ठीक है, लेकिन अगर 2 अंक 3 बार हो, ठीक है, यदि कोई संख्या क्या हो 2 अंकों के 3 बार की पुनः, बोल देगा कि आते हैं क्योंकि ये पेपर में, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसे नंबर होंगे हमेशा कैसे, 7 और 13 से। ठीक है, या बोल देगा कि यदि कोई संख्या x y x y x y के रूप में है तो ऐसी संख्याएं हमेशा विभाजित होंगी, तो ऐसे नंबर होते हैं हमेशा 7 और 13 से। ठीक है, और अगर कहेगा कि यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी, तो ऐसे नंबर 7 11 ये भी तीनों से होते हैं। या बोल देगा कि यदि कोई संख्या x y z के रूप में हो, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी, तो ऐसी संख्याएं होंगी विभाजित किससे, 7 11। तो कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेगा रूल, कई बार थोड़ा घुमा के भी पूछता है, वो मैं क्वेश्चन आएंगे जब तब बताऊंगा कि वहाँ पे घुमा के कैसे पूछेगा प्रश्न। ठीक है, कई बार इन्हीं रूल को थोड़ा सा घुमा के, मतलब जैसे वो दे देगा एक नंबर, ठीक है, और वो आपको बोलेगा कि यदि कोई संख्या 1 अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, क्वेश्चन यही रहेगा कि यदि कोई संख्या 1 अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तो ऐसी संख्याएं निम्न में से किससे विभाजित होंगी। ठीक, या बोल देगा कि यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तो ऐसी संख्याएं निम्न में से किससे विभाजित होंगी।
या बोल देगा यदि कोई संख्या किन्हीं 3 अंकों के 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तो ऐसी संख्या निम्न में से किससे विभाजित होंगी। परंतु ऑप्शन में तुम्हें ना 7 ना 11 ना 13 कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसा ना ऑप्शन में 7 होगा ना 11 होगा ना 13, मतलब जो तुम अभी तक पढ़ रहे ना ये होंगे ही नहीं ऑप्शन में, कुछ और ही नंबर होंगे। ठीक है, कुछ और ही नंबर होंगे। ठीक है, तो उसका मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा तब कैसे करेंगे। कि अगर ऑप्शन में अभी तक तो मैंने कहा ना, एक तो होता है सीधा सीधा रूल पूछ लो, तुम सीधा सीधा रूल पूछ लो, जो 7 की 3 कंडीशन बताई मैंने, सीधा पूछ लो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया, देख लो ऑप्शन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि यही रूल पूछे जाएं, यही कंडीशंस पूछे जाएं, बट ऑप्शन में 7, 11, 13 ऐसे कोई नंबर ही ना हो, तो आएंगे वो क्वेश्चन, तब मैं बताऊंगा कि अगर ऑप्शन में ये ना दिखे जो मैंने आपको अभी तक बताए। ठीक है, जैसे एक अंक 6 बार, तो आंसर होता है 7, 11, 13, परंतु ऑप्शन में 7, 11, 13 होगा ही नहीं ना, पर्टिकुलर 7। ये मत बोलना कि 7, 11, 13 नहीं होगा तो 7 होगा तो 7 पे मार देंगे। मैंने कहा ऐसे कुछ दिखेंगे ही नहीं आपको, 7, 11, 13 में से कोई दिखेगा ही नहीं आपको ऑप्शन में, कुछ और ही नंबर होंगे। ठीक है, तो फिर उसके लिए बात करेंगे जब आएगा। ठीक है, अब आते हैं 7 के थोड़ा रूल पे। 7 का रूल तो देखो, वैसे 7 का जो रूल है वो ठीक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हाँ बिल्कुल जरूरी थोड़ा ना हर चीज बेनिफिशियल हो, कई बार कुछ चीजें बेनिफिशियल नहीं होती हैं। ठीक है, मैं बता तो रहा हूं, पर 7 का रूल बेनिफिशियल नहीं है। 7 के उसमें क्या है कि इससे बढ़िया रूल लगाने से बढ़िया डायरेक्ट ही आप भाग दे के देख लो, क्योंकि 7 का रूल नहीं है। ठीक, अच्छा रूल की जरूरत कब पड़ेगी मुझे ये बताओ। छोटे नंबरों में थोड़ा पड़ती, बड़े बड़े नंबरों में 3, 7, 9, 4, 6। अब 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पड़ेगी ना रूल की जरूरत। छोटा नंबर होगा तो तुम वैसे ही देख लोगे, तो रूल की जरूरत पड़ती है बड़े नंबरों में। ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम, भाई कई बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब भाग देना है, अब नंबर इतना बड़ा है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा किसका भाग जाएगा, तो वहां रूल की जरूरत पड़ती है। तो 7 का रूल बेनिफिशियल नहीं है, बशर्ते मैं बता देता हूं कि 7 का रूल होता क्या है। देखो 7 का जो रूल होता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कैसे पता चलता है, जो भी नंबर है ना उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो पहले थोड़ा छोटे पे देख लो, तब आएंगे इस पे। जैसे मान लो 175 है, चलो अब 175 एक नंबर है। अब वैसे तो खैर यहाँ पे तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा डिविजिबल है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा कि रूल से कैसे पता करना है। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कर दो। तो यूनिट डिजिट 5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, यूनिट डिजिट का डबल कर दो, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आया उसको रिमेनिंग नंबर में से लेस कर दो। मतलब 175 का तुमने केवल 5 यूज किया ना, बाकी 17 एज इट इज रहा, यही तो बचा। 175 में से 5 यूज कर चुके हैं तो बच गया 17। रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर लो, तो 17 में से 10 घटाएंगे तो अब जो बचा, अगर ये 7 से डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। जैसे 175 है, अब 175 मैंने कहा 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। एक तरीका तो यह कि भाग दे लो, और मैंने कहा 175 कोई बड़ा नंबर भी नहीं है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, 25 7 135 होता है, सॉरी 175 होता है। तो इसमें तो तुम भाग दे भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका क्या होता है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को डबल करते हैं, और जो भी आएगा उसको रिमेनिंग नंबर में से लेस करते हैं। उसको जो है रिमेनिंग नंबर में से लेस करते हैं। तो 175 में यूनिट डिजिट 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो 2 पंजे 10, शेष बच गया 17, और 17 में से 10 घटाओ 7। अब जो ये आया,
अगर ये 7 से डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब नंबर होगा, और 7 7 से होता है। या चलो कोई और देख लो, 2 5 6 7। अब 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो एक तरीका तो यह है कि भाग दे लो, दूसरा तरीका यूनिट डिजिट 7 है, डबल कर दो, 7 दूनी 14, बाकी बच गया 256। क्या बच गया? अरे 2 5 6 7 में से 7 यूज कर लिया ना, तो यूनिट डिजिट को डबल करोगे तो यूनिट डिजिट 7, 7 दूनी 14। अब बाकी 7 को छोड़ दो, ये तो तुमने यूज कर लिया, तो बाकी बच गया 256। 256 में से आप 14 घटाओ, और 256 में से जब आप 14 घटाओगे तो 242 आएगा, 242। अब अगर ये 242 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। अब क्या 242 7 से डिविजिबल है? नहीं है। अब देखो फिर भाग देना पड़ रहा, तो इससे बढ़िया मैंने कहा था ना तुम्हें पहले ही भाग दे दो, फिर क्यों लफड़ा पाल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा जरूरी थोड़ा हर चीज बेनिफिशियल हो भाई, ठीक है। 7 का रूल, बाकी तो सब बेनिफिशियल हैं, लेकिन 7 का रूल ऐसा है कि वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। 7 का रूल लगाने से बढ़िया हम डायरेक्ट ही भाग मार के देख लें, हम डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लें, बशर्ते इसमें भी तरीका है। यहाँ देखो, मत दो आप डिवाइड, दोबारा रूल रिपीट कर दो। 242 यूनिट डिजिट 2, 2 दूनी 4, 24 में से 4 गया 20, 20 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। रिपीट भी कर सकते हैं, जब कभी आपकी बड़ी वैल्यू आती है ना, जैसे तुम्हें लगता है कि यार आप फिर 7 का भाग देना पड़ेगा, फिर 7 का, तो आप वही रूल रिपीट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। 2 5 6 7 था, अब ये जो नंबर है 2 5 6 7, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यूनिट डिजिट 7 डबल किया 14, 256 में से 14 घटा दो 242, 242 में यूनिट डिजिट 2, 2 दूनी 4, 24 में से 4 गया 20, 20 नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन मैंने कहा फिर भी मैंने कहा है दिक्कत, इससे बड़े तो डायरेक्टली भाग दे दो। अब यहाँ देखो 3 7 9 4 6, अब इसमें लगाएंगे हम रूल, तो यूनिट डिजिट आपका क्या है 6, तो डबल करो 12, है ना, 6 दूनी 12, बाकी बच गया 3 7 9 4, इसमें से 12 घटा दो तो 3 7 8 2, 3 7 8 2, अभी भी नंबर बड़ा है, फिर दोबारा कर दो यूनिट डिजिट 2, डबल कर दो 4, तो 378 में से 4 गया 374, फिर 4 दूनी 8, डबल कर दो यूनिट डिजिट, और 37 में से 8 घटा दो तो कितना आपका 29। अब 29 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। परंतु तुम पा रहे हो कि लेंथी हो रहा है, लेंथी हो रहा है, तो फायदा क्या फिर। तो इसीलिए मैं पहले कह चुका था 7 का रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा भी नहीं है कि अभी तुम देख रहे हैं कि तुम कह रहे कि बेकार है, कहीं कहीं बेनिफिशियल भी होता है। कभी कभी तुम कैलकुलेशन में देखो कि हर जगह नहीं होती ना ऐसी प्रॉब्लम की कैलकुलेशन बड़े बड़े, कई बार आपका आसानी से काम बन जाता है। जैसे 1101 है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? आसान है। यूनिट डिजिट 1, डबल करोगे 2, 110 में से 2 गया 108, 108। अब अगर 108 की हम बात करें तो 108 कहीं कहीं पे आसान पड़ेगा। अब 108 क्या 7 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है। 108 कहाँ होता है? तो कहीं कहीं पे थोड़ा आसान भी पड़ जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा लंबा खींचता है, कहीं कहीं पे लंबा खींच जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहेंगे कि 7 का रूल बिल्कुल ही बेकार है। कभी कभी फायदा भी मिलता है, कभी कभी हमको जो है फायदा भी मिल जाता है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 7 का रूल वैसे उतना बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। 7 के केस में क्या है कि सीधा भाग दे के ही देख लो, वही बढ़िया है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर चीज आपका बेनिफिशियल हो, ठीक। तो ये था 7 में मेन कंडीशन याद रखना। इन पे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो डायरेक्ट आएगा और एक आपका मैं बताऊंगा बाद में पैटर्न, ठीक है। फिर बात करते हैं 8 के रूल पे। तो 8 का रूल, तो यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक या इकाई दाई सैकड़ा लास्ट के 3 अंक या तो 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 8 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक या जिनको हम इकाई दाई सैकड़ा बोलते हैं, यूनिट टेंस 100, ठीक है, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0 और डिविजिबल बाई 8,
देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक, दाईं ओर के 3 अंक या इकाई दाई सैकड़ा, यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक या इकाई दाई सैकड़ा शून्य हो या 8 से विभाजित हो, शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक, ठीक है, या इकाई दाई सैकड़ा, ठीक है, शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगी। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो केवल लास्ट के 3 डिजिट पकड़ो, पूरा डिवाइड थोड़ा ना करेंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 208। अब 208 में 8 का भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 4 8 छके 48। तो जो लास्ट 3 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल है ना, और अगर नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब नंबर 8 से डिविजिबल होगा। या फिर आखिरी के 3 अंक 0 हो जाए, आखिरी के 3 अंक क्या हो जाए, 0, तो भी नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 3 अंक या इकाई दाई सैकड़ा शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, 8 से विभाजित है। ठीक है, बाकी 9 का रूल सेम है जैसे 3 का है, सम ऑफ डिजिट। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये एक नंबर है। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अंकों का योग 3 और 9 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। अब अंकों का योग 36 आया, 36 आया। क्या 36 9 से डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसमें 9 का डिवाइड देंगे तो जाएगा। या फिर मैंने कहा मत करो सम ऑफ डिजिट, यहाँ 9 के मल्टीपल देख लो। जैसे 3 में क्या करते थे, 3 के मल्टीपल, यहाँ 9 के मल्टीपल बनाओ। अगर 9 के मल्टीपल पूरे पूरे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 आउट, 5 और 4 9 आउट, 7 और 2 9 आउट, बचा 1, 1 और 8 9, पूरे पूरे बन रहे। 9 के क्या बन रहे हैं, पूरे पूरे मल्टीपल। तो अगर 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल होगा। या तो मैंने कहा जोड़ लो, लेकिन जोड़ने में कई बार दिक्कत भी आती है, टाइम वेस्ट होता है। इससे बड़ा फटाफट 9 बना के काट लो, 9 बना के काट लो। 3 में 3 6 9 ऐसे बना के काट लो, मतलब 3 के मल्टीपल बनाओ वहाँ, और यहाँ 9 के मल्टीपल बनाओ। और अगर 9 के पूरे पूरे मल्टीपल बन रहे हैं तो होगा फिर इसका मतलब। ठीक है, तो ये है आपका 9। ठीक है, बाकी 10 का पता है। कल आपका एक लास्ट बताऊंगा 11 का, और उसके बाद के लिए रूल नहीं है, उसके बाद के लिए मैं टेक्निक बताऊंगा। रूल सारे याद थोड़ा ना कर सकते, क्यों? अब ऐसे तो कल को तुम्हें 524 का भी रूल चाहिए, फिर 999 का भी रूल चाहिए, फिर क्यों? अरे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ रहे तो काउंटिंग कहाँ तक होती है, गिनती इनफाइनाइट, तो फिर तो रूल भी इनफाइनाइट तक चाहिए ना। तो इतने रूल तो ना बनाए जा सकते ना कोई याद कर सकता है। तो इसलिए बेसिक रूल होते हैं 11 तक, 11 तक। उसके बाद की रूल याद नहीं करते, टेक्निक होती है कि 11 से बड़े नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 35 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 99 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 56 से डिविजिबल है कि नहीं है, कोई भी हो। ठीक है, सारे रूल थोड़ा ना कर सकते याद। तो बेसिक जो रूल होते हैं वो 11 तक होते हैं। ठीक है, 11 तक बेसिक रूल हैं। उसके बाद इन्हीं के थ्रू कुछ टेक्निक हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो